नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए एक अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपने हमारा वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और आप भी जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए एक अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज हम उन्हीं स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो उमेश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आर्किटेक्चर होता क्या है। उमेश जी, आर्किटेक्चर से हमारा मतलब ये होता है कि कोई बिल्डिंग हो गई, वो डिज़ाइन किस तरह से होती है, मतलब उसे जो यूज़र है उसका वो किस तरह से ऑप्टिमम यूज़ कर सकता है, उसकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है मैक्सिमम हो सकती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे हवा हो गई या जो सनरेज हो गई, वो कितना हम उसको अंदर जो है वो स्कैटर कर सकते हैं, ला सकते हैं, ताकि आर्टिफिशियल लाइटिंग हमें ना यूज़ करनी पड़े और वेंटिलेशन भी उसमें प्रॉपर होती है। तो अगर ये सब चीज़ें हमारी कवर होती है तो ये एक अच्छा आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग का, किसी भी बिल्डिंग का। और आर्किटेक्ट वो होता है जो ये सब चीज़ें डिज़ाइन करता है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट को हायर करेंगे अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन प्लान्स लेने के लिए, तो सबसे पहले वो यही देखेगा कि इसमें नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कितना यूज़ हो पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया ये होता है उसका कि अंदर की जो स्पेस है वो मैक्सिमम यूटिलाइज किस तरह से होगी, फंक्शनैलिटी वाइज भी और एस्थेटिक वाइज। क्योंकि बेसिकली बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो एक आर्किटेक्ट होता है उसका बेसिकली जो मेन काम है वो सिर्फ एक मैप बनाने का है। मैप बनाने का तो ऑब्वियसली है ही, बट मैप बनाने के लिए भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे देखने पड़ते हैं, तो वो सब केटर करने के बाद एक अच्छा मैप जो है वो आपके पास आता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है वो एक आर्ट है और जो आर्किटेक्ट है वो एक आर्टिस्ट है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट क्या होता है, इसके बाद मुझे उमेश जी ये बताइए कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं हमारा सबसे मेजर पार्ट रहता है आर्किटेक्ट का। तो वो किसी भी कंस्ट्रक्शन में क्यों इतना जरूरी होता है और क्यों वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंस्ट्रक्शन का। रमेश जी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आर्किटेक्ट आप रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं, तो जो लाइटिंग होगी, प्लानिंग होगी बिल्डिंग की, उसमें आपकी सर्कुलेशन या मूवमेंट किस तरह का रहेगा वो एक आर्किटेक्ट ही प्लान करता है या डिसाइड करता है। आप अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो फिर जो ब्लूप्रिंट्स के फॉर्म में जाते हैं आगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को लेके, वो आर्किटेक्ट ऑन बेस ही जो है वो केटर करता है। और कई बार उमेश जी, मैंने भी ये पर्सनली देखा है और शायद आपने भी देखा होगा कि बहुत सी जगह लोग ऐसे कहते हैं कि वो शायद आर्किटेक्ट यूज भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है वो उसी के थ्रू अपने हिसाब से घर का नक्शा बनवा लेते हैं या जो घर की प्लानिंग है वो कर लेते हैं। क्या वो सही है? सही नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि आर्किटेक्ट का, जैसे मैंने बताया, मेन रोल जो है वो स्ट्रक्चर प्लान या आपकी कंस्ट्रक्शन के का ही होता है, बट उसके बाद भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं आपकी बिल्डिंग को। फॉर एग्जांपल, आपकी सन डायरेक्शन किस तरफ है, वास्तु का आई एम श्योर सब अवेयर होंगे, बट उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सन की डायरेक्शन किस तरह है, किचन की प्लेसमेंट कहाँ है, क्या और क्यों है, बेडरूम्स में ओपनिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है। तो अगर आपने किसी का सपोज प्लान कॉपी करा है, अब हो सकता है कि उनकी जो मेन एंट्रेंस है या बिल्डिंग की जो एलिवेशन है वो ईस्ट की तरफ अलाइन कर रही है, और पॉसिबल है कि जो आपकी बिल्डिंग है उसकी साउथ की तरफ अलाइन कर रही है। तो सन डायरेक्शन जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, तो उसमें ओपनिंग्स आपको डिफरेंट चाहिए, और जो आपके किचन की प्लेसमेंट हो गई वो अलग चाहिए, स्टेयरकेस की प्लेसमेंट हो गई वो अलग चाहिए। तो उमेश जी, मैं अभी जैसे कि आपने अभी हमने डिस्कस किया तो मुझे भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, क्योंकि कई बार मैं भी ये चीज सोचता था, क्योंकि मुझे भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है आर्किटेक्ट के बारे में। तो जैसे कि कोई किसी ने मैप बनवाया किसी आर्किटेक्चर से, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सेम मैप को किसी दूसरे प्लॉट पे कॉपी कर सकें? जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो क्या काफी फर्क पड़ जाता है उसकी कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन तो आप करवा सकते हैं, बट यूजेज में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि घर के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सनरेज रिक्वायर्ड होती हैं, आनी चाहिए, और अगर आप किसी और का मैप फॉलो करते हैं तो ये हो सकता है कि आप वो बिल्कुल ऑपोजिट वे में बना रहे हैं। और सपोज किचन की हम अगर बात करते हैं, किचन में कहा जाता है कि सनराइज जो है वो आनी चाहिए, बट अगर आप बिल्कुल ही ऑपोजिट वे में चले जाते हैं तो उस तक सूरज की जो रोशनी है वो पहुंचेगी नहीं, तो वो एक खराब प्लान बन सकता है।
तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम उस प्लान को कॉपी तो कर सकते हैं बट ये रेकमेंड नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इसके बाद मोहित जी मुझे बताइए कि जैसे आर्किटेक्ट है उसका जो रोल है वो मेजर रोल कहाँ तक रहता है और कहाँ तक जरूरी है कि हम उसको साथ लेके चलें कि जब तक हमारी कंस्ट्रक्शन है, या तो उसको एंड तक हमें रखना जरूरी है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर हमें आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सर बिल्डिंग प्लान जो कर रहा है आर्किटेक्ट, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो उसके लिए उसका देखे भी, ध्यान भी दे कि आपने जो कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है वो उसके अकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। साइजेस अगर वेरी कर जाते हैं, सपोज कुछ ऐसी चीज़ें होती है डिसीजन जो ऑन साइट लेने पड़ जाते हैं, बट अगर उसमें आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, आप अपने एंड पे ले रहे हैं, किसी स्पेस का साइज जो है वो आपने कम कर दिया या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो काफ़ी डिफरेंस डाल सकती है चीज़ों में। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो एक कॉरिडोर ले सकते हैं। कॉरिडोर बहुत सिंपल सी जगह होती है, छोटी जगह होती है, 4 फीट की जो है, सपोज आर्किटेक्ट ने वो 4 फीट की जगह छोड़ी है, बट किसी पॉइंट पे आपका माइंडसेट इस तरह का होता है कि मुझे बेडरूम जो है वो बड़ा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कॉरिडोर छोटा कर देंगे। कॉरिडोर स्क्वीज होने से आपकी जगह वो 3 फीट भी रह सकती है, 2.5 फीट भी रह सकती है। अब 2.5 फीट में आपका जो वॉकवे होगा वो काफ़ी स्क्वीज हो जाएगा, तो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो है एक टाइम पे पास कर सकता है, और बाकी के फैमिली मेंबर जो होंगे उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो महेश जी जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्किटेक्ट हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कौन कौन सा मटेरियल है या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रोवाइड करता है एक आर्किटेक्ट हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए? तो रमेश जी, आर्किटेक्ट जो होता है वो हमें ब्लूप्रिंट देता है बिल्डिंग का, उसमें साइजेस मेंशन होते हैं। उसके बाद फिर एक वर्किंग ड्राइंग होती है जिसको फॉलो करके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए वो काम कर सकते हैं। अब वर्किंग ड्राइंग से मेरा मतलब है कि फर्नीचर आपका बन रहा है तो किस साइज का बन रहा है, आपकी प्लम्बिंग पॉइंट्स है तो कहाँ है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है तो स्विचेस कहाँ आएंगे, स्विचेस लाइन किस तरफ करेंगे, कितने स्विचेस चाहिए, ये सब जो है वो वर्किंग ड्राइंग्स में आता है। तो ये जो ड्राइंग्स हैं ये प्रोवाइड जो है वो आर्किटेक्ट करता है, प्लस जो इनकी चेक्स और इंस्पेक्शन की हम जिस तरह बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो भी जो है वो आर्किटेक्ट मेंटेन करता है। और आई थिंक वर्किंग ड्राइंग में जो बीम्स की पोजीशन है या जो आपके पिलर्स हैं वो भी सब कुछ मेंशन रहता है। बिल्कुल। तो उमेश जी अभी आपने बताया कि हमें आर्किटेक्ट का जो बेसिकली हमें उसकी जरूरत है किस स्टेज तक पड़ती है। यहीं से मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन बहुत से सुने, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूँ डेली रूटीन में मैं सुनता हूँ ये क्वेश्चन हमारे क्लाइंट से। तो जो एक रूटीन विजिट होती है आर्किटेक्ट की, मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि आप हमारा सिर्फ मैप बनवा दीजिए, तो हमें जरूरत नहीं है कि वो रूटीन में आए, हमारा कॉन्ट्रैक्टर देख लेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको पता है एक जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इन्वॉल्व रहती है, यानी कि जो आर्किटेक्ट की फीस है विजिट की वो इन्वॉल्व रहती है। तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो रूटीन चेकअप होता है आर्किटेक्ट के द्वारा वो करवाना जरूरी है कि एक जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है वो भी सब चीजें देख सकता है? तो रमेश जी, विजिट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से ज़रूरी रहती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वैलिडेशन मिल जाती है चीज़ को। आई एम श्योर कि कोई अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी अच्छा ही हायर करता है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर तो कर ही रहा है काम, बट किसी आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग्स बनाई है, ड्राइंग्स को फॉलो थ्रू कर रहा है, वो अच्छे से करेगा। बट एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन जो मैंने पॉइंट बोला वो हो जाता है कि आपको फिर डाउट नहीं रहता कुछ, क्योंकि आर्किटेक्ट जानता है उसने वो डिजाइन किया है, उसको कहाँ कहाँ वेरिएशन देनी है या कहाँ कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उमेश जी अभी आपने बताया कि कितना जरूरी होता है एक रूटीन में आना हमारे आर्किटेक्ट का जब भी कोई कंस्ट्रक्शन चलती है। अब आप मुझे ये बताइए प्लीज कि ऐसा कौन सा तरीका है, या हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि अगर वो एक नई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उनको चूज करना है कि उनको एक, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो डिज़ाइन करवाएं कोई बेस्ट आर्किटेक्ट हो जो उनके घर को डिज़ाइन करे, तो क्या सही तरीका है? क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंस जो आर्किटेक्ट हैं वो भी मार्केट में हैं, कुछ नए आर्किटेक्ट्स हैं वो भी मार्केट में हैं, तो कैसे चूज कर सकते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा आर्किटेक्ट सही है? रमेश जी, मेरा मानना तो यही है कि जब तक आप किसी से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तब तक आप बता ही नहीं सकते कि उसे आपकी चीज़ें समझ आ रही हैं ठीक से या नहीं आ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने रेफरेंस के थ्रू भी जाइए, अप्रोच कीजिए आर्किटेक्ट को, और कुछ नए भी एक्सप्लोर कीजिए। अभी जैसे आपने बोला कि नए आर्किटेक्ट्स भी हैं, तो उन्हें भी ज़रूर चांस देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नए हैं या उन्हें एक्सपीरियंस कम है तो उनके पास आइडियाज़ ना हो, तो आइडियाज़ हो सकते हैं उनके पास। और सेकंड जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि उनकी फ़ी में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट होगा, जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। ऑफिस हो गया, स्टाफ हो गया, तो उसकी जनरली जो फ़ी होती है वो भी हायर साइड होती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी आर्किटेक्ट से मीटिंग करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी वो रिक्वायरमेंट को कितने अच्छे से समझ सका है। बिल्कुल। तो मैं जी आई थिंक हमने जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं
आई थिंक डिस्कस किए हैं आर्किटेक्चर के बारे में और आर्किटेक्ट के बारे में। तो और यही आपने बताया भी था कि मेजर हमारा जो पार्ट है वो रहता है किसी कंस्ट्रक्शन का। अब ये सब चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास सारा नक्शा आ चुका है, सारी अप्रूवल्स आ चुकी हैं। इसके बाद जो हमारा फर्दर स्टेप है या जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है किसी कंस्ट्रक्शन के लिए? सो रमेश जी, जब हमारे पास वर्किंग ड्राइंग्स आ जाती हैं, कंप्लीट सेट आ जाता है, फाइनल हो चुकी हैं, फिर हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को देखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं या बिल्डर हो सकते हैं या कोई ऐसी एजेंसी जो टर्न की बेसिस पे आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आपका शेल बनेगा बिल्डिंग का। शेल से मेरा मतलब है कि आपको जो शेल में होती है कंस्ट्रक्शन में आपका जो रॉ स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाता है। इसमें फुटिंग आ जाती है आपकी, फिर ब्रिक वॉल्स आ जाती हैं, प्लिंथ बीम आ गया, बीम हो गए, कॉलम्स हो गए, ये सारा जो है वो कंप्लीट सेट जो है रेडी हो जाते हैं। इसी में फर्दर सब कॉन्ट्रैक्टर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर जैसे कि मैंने बताया कि टर्न की एजेंसी जो है वो हायर कर सकते हैं। अब सब कॉन्ट्रैक्टर से मेरा मतलब है कि प्लम्बर इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिशियन इन्वॉल्व होता है, फिर फ्लोरिंग करने के लिए टाइल मेसन हो गया या मार्बल आप लगा रहे तो मार्बल के लिए मेसन हो गए। फिर एलिवेशन में आपके क्या क्या एलिमेंट्स जा रहे हैं, मेटल यूज़ हो सकता है आपका, टाइलिंग यूज़ हो सकती है या फिर आप प्लास्टर में भी रख सकते हैं उसे। तो जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट स्टेप हमारा बिल्डर का या एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर का रहता है आफ्टर आर्किटेक्ट। तो ये दोनों आपस में काम कैसे करते हैं, मतलब इनका जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता है वो कितना अच्छा होना चाहिए किसी एक अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए? कोऑर्डिनेशन इनका बहुत मैटर करता है, क्योंकि आर्किटेक्ट की जो ड्राइंग्स हैं वो उसकी ड्राइंग्स की जो आर्किटेक्ट ड्राइंग्स प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग काम अगर नहीं होता है तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन साइट हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जिनकी वजह से कुछ चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आर्किटेक्ट टाइमली वो चीज़ें नहीं दे पाएगा तो कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पीरियड हो गया या क्वालिटी हो गई वो वेरी करती है। तो जैसे कि आपने बताया कि अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें एक आर्किटेक्ट के और एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो उमेश जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि टाइलिंग वर्क हो गया, आपका प्लम्बिंग वर्क हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, यही सब चीजें हैं एक घर को अच्छा बनाने के लिए, कि इसके अलावा भी कोई चीज ऐसी है जिसको कि हम इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा जो घर है वो काफी खूबसूरत बन सके? डेफिनेटली हम कर सकते हैं इसमें इंक्लूड, जैसे कि वुड वर्क हो गया आपका, टीवी पैनल्स हो गए, वार्डरोब्स तो रिक्वायर्ड ही होंगी आपकी स्टोरेज स्पेस के लिए, बट उसके अलावा आप जैसे कि एलईडी यूनिट्स हो गए, बेड पैनल्स हो गए, बैक पैनल्स हो गए, फिर आपकी फॉल सीलिंग हो गई। फॉल सीलिंग में आपकी लाइटिंग काफ़ी इनहेंस हो जाती है। किचन की प्लानिंग अच्छी होती है अगर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस को मतलब जो है वो यूटिलाइज करती है। तो जैसे कि भी आपने बताया कि हम ये सब चीजें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए भी हमें कोई स्पेशल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है इस चीज के लिए? ये रमेश जी चॉइस होती है। आप इन चीज़ों के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर को भी हायर कर सकते हैं या जो आर्किटेक्ट आपने ऑलरेडी हायर किया है अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में तो वो भी आपको जो है वो हेल्प कर सकता है। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। कई बार क्लाइंट का डाउट क्या रहता है कि अगर हम किसी को फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन में पुट करेगा। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी को इन्वॉल्व करते हैं तो जिसे इस मार्केट के बारे में नॉलेज है या चीज़ों के बारे में उसमें नॉलेज है तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ करके आपकी कॉस्टिंग कई जगह बचा भी सकता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको तो ये ले सकते हैं हम कि सपोज आपकी वॉशरूम में प्लम्बिंग कंप्लीट हो चुकी है, वॉशरूम की टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है और सैनिटरी फिटिंग्स के टाइम में आपको पता लगता है कि कुछ गलत हो चुका है या काम कुछ ख़राब हो चुका है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको करेक्शन करने के लिए टाइलिंग जो है वो दोबारा तोड़नी पड़ती है, प्लम्बिंग जो है वो दोबारा करनी पड़ सकती है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एक डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी इंटरनल प्लानिंग जो है वो पूरी की पूरी देखेगा और आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्लान आउट करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। और अगर आप अपने घर को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर उसका एम्बियंस आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आई थिंक जो इंटीरियर डेकोरेटर है आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, डेकोरेटर का जो पार्ट होता है वो कंप्लीशन के बाद आता है। डिजाइनर ने जो स्पेस आपकी फंक्शनल कर दी है उसके बाद डेकोरेटर इन्वॉल्व होता है, यानी कि फाइनल स्टेप रहेगा हमारा डेकोरेटर का। बिल्कुल, डेकोरेटर या होम फर्निचर्स कह सकते हैं हम लोग, जो कि आपकी सॉफ्ट फिनिशिंग्स जो होती हैं वो देते हैं। कर्टेंस किस तरह के रहेंगे, आपके अगर डेकोरेटिव पीसीज होंगे तो वो कहाँ आएंगे, किस जगह पे आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, प्लांटर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं और किस तरह का कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपने जाना कि कैसे आप किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी कंस्ट्रक्शन को फिनिशिंग स्टेज की तरफ लेके जा सकते हैं और आपको मिलेगा आपका एक खूबसूरत घर। तो फ्रेंड्स, आपके काफी जो क्वेश्चंस हैं, काफी डाउट्स हैं, होपफुली क्लियर हुए होंगे। बट इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं या आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके सभी सवालों का हम जवाब दे सके। जल्द मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। नमस्कार।